नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, जिसमें हमने दोस्तों आपको लगभग कुछ लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2.8। दोस्तों, हमने 2.7 में ये देखा हुआ था कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, कैसे हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कितनी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम देखते चले आ रहे थे। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और भी देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसा कि हमने दोस्तों लास्ट लेक्चर में भी आपके लिए बताया था कि आपको क्वांटम संख्याएं बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों, वो क्वांटम संख्याएं भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कब डिस्कस करेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन क्वांटम संख्याओं से पहले भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आज दोस्तों पहले हम उन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम क्वांटम संख्याएं भी आपसे डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक कण होता है। क्या होता है? हमने कई बार बताया है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, जितने भी पीछे के लेक्चर हैं उनमें सब में ये बात करी गई है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं रहा, बल्कि ये कब हुआ? जब कुछ खोज हुई थी तो ये बताया गया, सबसे पहले क्या बताया गया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर खोज हुई, तब ये पता चला कि सर परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तभी हमको पता चला सर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? कण होते हैं। फिर बाद में खोज हुई, और खोज किसने किया दोस्तों? नाम है डे ब्रोगली। इनको बोलते हैं डी ब्रोगली। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली, हिंदी में दे ब्रोगली। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज किया और खोज करके इन्होंने एक बहुत ही अच्छा तथ्य प्रस्तुत किया। वो तथ्य दोस्तों हमारे लिए क्या था? अभी तक हमें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो डी ब्रोगली आए, जब इन्होंने खोज किया तो इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण की तरह व्यवहार तो प्रदर्शित करते ही हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? वो तरंग का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों, तरंग का मतलब क्या होता है? वेव। वेव क्या होती हैं? चलती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरीके का गुण प्रदर्शित करते हैं? वेव का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी तरंग का गुण प्रदर्शित करते हैं। जब वो तरंग का गुण प्रदर्शित करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन के अंदर हम क्या निकालेंगे? तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तरंग दैर्ध्य किसकी निकालते हैं? हमेशा तरंग की निकालते हैं। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब तरंग का ही तरंग दैर्ध्य निकाला जाएगा। सो दोस्तों, जैसा कि डे ब्रोगली ने क्या बताया था, इन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरंग का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए मान लेते हैं और इसकी देखते हैं कि वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे, माना m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन को पूरा इलेक्ट्रॉन चलिए लिख देते हैं। माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन स्मॉल v वेग से गति करता है। हमने क्या मान लिया? मान लिया कोई m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। अब क्या है? वो v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। क्यों तरंग के रूप में? क्योंकि डे ब्रोगली ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरंग का गुण प्रदर्शित करते हैं। जब वो गति करेगा तो क्या होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से गति करता है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, और संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग को किससे लिखते हैं? p से। संवेग p में निम्नलिखित संबंध होगा, होता है। सो दोस्तों, हमने क्या देखा? हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरंग की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा, मान लिया कोई m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। तो इसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा
और संवेग यानी p, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं, में निम्नलिखित संबंध होगा। संबंध क्या होगा और किसने दिया था दोस्तों? डे ब्रॉगली ने बताया था। लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन p। क्या होगा संबंध? लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, यानी h क्या होता है दोस्तों? प्लांक स्थिरांक होता है। और प्लांक स्थिरांक का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? ये हमने आपको बताई हुई थी। ये कहाँ बताया था? पिछले लेक्चर में। सो लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य है। h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। और p क्या है? मोमेंटम यानी संवेग है। सो दोस्तों यहां से तो हमको ये पता चल गया, लेकिन अभी हमको संवेग का फॉर्मूला पता है। संवेग का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर होता है mv। ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं और हम लोग कितना विद्वान हैं। P बराबर या संवेग बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या जानते हैं? संवेग यानी P बराबर क्या होता है? m इंटू v। ये हमें क्या है? पता है। अगर हमको पता है तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? अतः लैम्डा बराबर h अपॉन mv, ऐसा हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं। ये दोस्तों किसने बताया? डे ब्रॉगली ने बताया। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह गुण प्रदर्शित करता है। तो इसकी अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है या तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? अगर आपको संवेग दिया जाएगा तो लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको मास और क्या दे दिया जाए? वेग दे दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो दोस्तों इस पर एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल। सो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल हमारा क्या है? लिखा हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य निकालना है। और क्या दिया गया है? कहा गया एक इलेक्ट्रॉन है जो गति कर रहा है, यानी गतिमान है। किसके रूप में गतिमान है? वेव के रूप में गतिमान है या तरंग के रूप में गतिमान है? एक इलेक्ट्रॉन है जो गतिमान है। कितने वेग से गतिमान है? तो वेग बताया गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है? गतिमान है। तो आपको क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य निकालनी है। और दोस्तों आपको पता क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया गया 9.1 × 10⁻31 kg दिया गया है। और h बराबर क्या होता है? प्लांक स्थिरांक, उसका भी वैल्यू आपको दिया गया है। अब दोस्तों हमको फॉर्मूला क्या पता था? हमको एक फॉर्मूला पता था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। p कब डालते हैं? जब संवेग पता होगा। और जब mv पता है यानी मास पता है और वेग भी पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। आइए दोस्तों लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है, हमें पता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा निकालना है। h का वैल्यू 6.6260 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन mv। m दोस्तों कितना दिया गया है आपको? m दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेग आपको दिया गया है 2 × 10⁸। अब दोस्तों क्या करिए? सबसे पहले आप पावर्स को क्या करिए? आप सबको ऊपर लेके जाइए, ठीक है। सो पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 6.6260 अपॉन 9.1 इंटू 2। अब सारी पावर को ऊपर लेके गए तो पहले तो 10⁻⁻34 ऊपर ऑलरेडी था। अब नीचे से 10⁻⁻31 अगर ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी 10 की पावर किस में हो जाएगी? प्लस का 31 इंटू, अब ये 10⁻8 जो है यहाँ पर किस में है? प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8। अब दोस्तों सभी को पता है गुणे में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जितनी भी घातें हैं सभी को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। लेकिन कब जोड़ते हैं? जब बेस क्या होता है? समान, यानी इसका भी आधार 10 है, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या आएगा। इसको क्या ले सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 6.6260 अपॉन 9, इसको क्या ले सकते हैं? 2.18, ठीक है, या 18.2 इसको ले सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 18.2 आएगा, इंटू
10 की पावर माइनस का 34 प्लस 31 प्लस माइनस का 8। अब दोस्तों क्या करना है, इनको सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। आइए दोस्तों जोड़ते हैं। ये कितना आएगा दोस्तों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जब आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 0.3640 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का 34 और माइनस का 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का आएगा दोस्तों 34 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, यानी कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। माइनस का 42 प्लस का 31, अब 42 से 31 जाएगा तो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.3640 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यानी 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब दोस्तों ये आया हुआ है आपका, क्या आ गया दोस्तों, लैम्डा आ गया। अब दोस्तों इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, दरी बधाई, जब दाएं तरफ बढ़ाएंगे तो पावर किस में बढ़ेगी, ऋणात्मक बढ़ेगी। अगर एक डिजिट इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक में पावर बढ़ जाएगी, कितनी, यानी 10 की पावर -1, तो क्या हो जाएगा 3.640 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। सो दोस्तों यहां से हमने क्या निकाल लिया, वेवलेंथ निकाल लिया, किसके लिए, तरंग दैर्ध्य निकाल लिया, जब इलेक्ट्रॉन 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेग से क्या था, गतिमान था। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरीके के नेचर को शो करता है। और दोस्तों दोनों तरीके के नेचर आपको पता है, पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करता है, तो सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन जब डे ब्रोगली आए तो उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी इलेक्ट्रॉन कितने व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो सभी का आंसर क्या होगा सर, दो तरीके के व्यवहार को वो प्रदर्शित करता है। या तो वो कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा या तो वो तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। सो दोस्तों यही क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसी गुण के कारण इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहा जाता है। सो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डेफिनेशन हमने अभी आपको ओरली समझाई है, ये सारी डेफिनेशन और जितना भी हम यहाँ पर आपको कराते हैं वो सारा का सारा आपको रिटन नोट्स में मिल जाता है। जैसा कि सभी को पता है वो रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आपको दोस्तों नोट्स मिल जाएंगे और उन नोट्स को आप पढ़ाई करेंगे, उनसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और वीडियोस को देखेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर दोस्तों नोट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे हमारा अगला टॉपिक। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। लिखा हुआ है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। दोस्तों हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो क्या है, वो अनिश्चित हैं। वो कौन सी चीजें हैं, सो दोस्तों इनका सिद्धांत हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इन्होंने क्या बताया कि किसी गतिशील कण, यानी कोई भी कण है अगर वो गतिशील है यानी गतिमान है, वो गति में है, तो कण के वेग और स्थिति का यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता। इन्होंने क्या बताया, अगर कोई ऐसा कण है जो गति कर रहा है तो आप उसकी वेग और स्थिति का यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। यथार्थ का मतलब होता है दोस्तों एग्जैक्ट, बिल्कुल एज इट इज, जैसा है। क्या आप उसके वेग और स्थिति को बिल्कुल बता सकते हैं कि यही वेग होगा और यही स्थिति होगी, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी किसी भी गतिशील कण, कोई ऐसा कण है जो गतिशील है तो आप उसके वेग और स्थिति को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया यदि
वेग का यथार्थ निर्धारण हो जाता है तो स्थिति का यथार्थ निर्धारण नहीं हो सकता। तो दोस्तों इन्होंने पहले क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि आप वेग और स्थिति का यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। फिर क्या बताया, यदि आपने कैसे भी करके वेग का निर्धारण कर लिया तो आप स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। और दोस्तों इसी को अगर पलट दें, क्या पलट देते हैं, तथा यदि स्थिति का यथार्थ निर्धारण जाता है तो वेग का यथार्थ निर्धारण नहीं हो सकता। अब दोस्तों सभी को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इन्होंने क्या बताया कि कोई कण ऐसा है जो गतिशील है तो आप उसके वेग का निर्धारण और स्थिति का निर्धारण यथार्थ रूप से नहीं कर सकते। अगर आप वेग को निर्धारित कर लेते हैं तो आप स्थिति को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप स्थिति को निर्धारित कर लेते हैं तो वेग को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। वही चीजें दोस्तों हमने यहां पर आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। दोस्तों हाइजेनबर्ग ने एक समीकरण भी प्रस्तुत किया था। आइए दोस्तों देखते हैं वो समीकरण क्या है। जैसा कि दोस्तों हम बताते हैं कि जितने भी टॉपिक हम यहां पर आपसे डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मन के साथ पढ़ेंगे, फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं, हमारी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाए। दोस्तों हमारा लक्ष्य केवल नंबर दिलाना नहीं है बल्कि आपकी नॉलेज को इंप्रूव करना है, यानी आपकी नॉलेज बढ़ जाए। नंबर तो आ ही जाएंगे दोस्तों, जब आपकी नॉलेज हो जाएगी तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सो दोस्तों हमारा लक्ष्य कभी भी ये नहीं होता है कि हम आपको अच्छे नंबर दिला दें। हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम आपकी नॉलेज को इतना बढ़ा देंगे कि आपका नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो दोस्तों नंबर्स के लिए परेशान नहीं होना है, परेशान होना है तो किस चीज के लिए, नॉलेज के लिए आप परेशान होइए, तभी अच्छा है। अगर एक बार नॉलेज के लिए आप परेशान होंगे तब आपके नंबर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। सो दोस्तों हाइजेनबर्ग ने क्या किया, एक समीकरण प्रस्तुत किया। आइए दोस्तों देखते हैं हाइजेनबर्ग की वो समीकरण क्या है। दोस्तों उन्होंने समीकरण क्या दिया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल। ये किस चीज का साइन होता है दोस्तों, ये ग्रेटर का साइन होता है। क्या बताते हैं, जिस तरफ मुंह खुला हो उस तरफ वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यानी डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो क्या होगी, h/4 से बड़ी होगी या h/4 के बराबर होगी। ये किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने एक समीकरण दिया। समीकरण क्या है दोस्तों, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल h/4। अब दोस्तों यहां पर h क्या है, प्लांक स्थिरांक है। पाई क्या है, पाई की जगह आप 22/7 रख सकते हैं। अब दोस्तों p क्या होता है, p के बारे में भी आपको पता है, p को क्या बोलते हैं, संवेग। ठीक है, p बराबर क्या होता है, संवेग। p को हम लिखते हैं mv से भी लिखते हैं, यानी p क्या है, डेल्टा p क्या है, संवेग की अनिश्चितता। किस चीज की अनिश्चितता है, संवेग की अनिश्चितता। और x क्या है दोस्तों, स्थिति की अनिश्चितता। संवेग मतलब वेग की बात कर रहे हैं, यानी वेग और स्थिति की बात कर रहे थे। यहां पर p क्या है, संवेग है, और x क्या है, स्थिति है। दोस्तों यहां से एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं, चूंकि p बराबर क्या होता है, mv। p बराबर क्या होता है, mv। v क्या है, वेग है। अब दोस्तों हम कहें कि इसको अगर डेल्टा की फॉर्मेशन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन होना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना। क्या किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलेगा, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान कभी भी बदलेगा नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, यानी अगर बता दिया गया कि इस चीज का द्रव्यमान इतना है तो उस चीज का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर m बदलने वाला नहीं है तो m के आगे दोस्तों हम डेल्टा नहीं लगाएंगे। डेल्टा उन चीजों के आगे लगाया जाता है जो बदल सकते हैं या बदलते हैं। अब दोस्तों v क्या होता है, v होता है वेग। v क्या होता है,
वेग होता है। जो वेग होता है, क्या वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो आप कहेंगे वेग सर बदल सकता है, यानी पहले हो सकता है कोई वेग से गति कर रहा हो, बाद में हो सकता है कुछ ज्यादा वेग से गति करने लगे, या पहले ज्यादा से कर रहा है बाद में कम से करने लगे। तो वेग क्या है? परिवर्तनशील है, यानी वेग बदलता है। तो वेग के आगे क्या हम डेल्टा लगा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर, हम लगा सकते हैं। ये हम कैसे जाने? क्योंकि हमें पता था P इज इक्वल टू होता है mv, तो डेल्टा के फॉर्मेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर ये वैल्यू हम यहां रख दें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? m डेल्टा v, P की जगह रख दिया m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x ऑलरेडी था इज ग्रेटर और इक्वल h अपॉन 4 पाई। सो दोस्तों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इस पर बेस न्यूमेरिकल एक देख लेंगे कि उस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा इसको। सो दोस्तों न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.01 nm की अनिश्चितता थी, यानी कोई एक है कण है, क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन है। कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन है। कि स्थिति में अनिश्चितता कितनी दी गई है? 0.0 nm। nm का मतलब होता है दोस्तों नैनोमीटर, n फॉर नैनो, m फॉर मीटर, ठीक है। सो कहा गया है कि स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? 0.01 nm या नैनोमीटर थी। कह रहा है उसके वेग की अनिश्चितता की गणना कीजिए। अब आप वेग के अनिश्चितता की गणना कीजिए। और क्या दिया गया है? यदि m बराबर आपको दिया गया है और h बराबर आपको दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ क्या आ गया? क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है वेग के अनिश्चितता। अब वेग की अनिश्चितता का मतलब वेग ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तित हो रहा हो। जब वेग परिवर्तित होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? डेल्टा v वाला फॉर्मूला लगेगा। आइए दोस्तों फॉर्मूला लगाते हैं। हम क्या जानते हैं? लिख लेंगे हम जानते हैं। तो दोस्तों पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर देखेंगे हम क्या जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हमें पता है डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? h अपॉन 4 पाई। ग्रेटर आर इक्वल होता है, ग्रेटर कब आएगा ये आपको पता चल जाएगा। डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई। अब हमको निकालना किसकी अनिश्चितता है? वेग की अनिश्चितता निकालनी है। और m आपको दिया गया, इसका मतलब p की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? mv रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों या इसको क्या लिख सकते हैं? m डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं m डेल्टा v हमने रखा, ये सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन सारे क्लियर होने चाहिए। सो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको रख लिया। अब दोस्तों m का वैल्यू रख दें, डेल्टा v हमको निकालना है। हमसे कहा गया है वेग की अनिश्चितता की गणना कीजिए, यानी डेल्टा v हमको निकालना है। डेल्टा x यानी ये दिया गया है आपको, h भी दिया गया है और पाई का मान हमको पता ही है। सो दोस्तों पहले पक्षांतर कर लेते हैं। पहले डेल्टा v को इधर रखते हैं, सारी वैल्यूज को हम पक्षांतर कर लेंगे, फिर वैल्यू रख देंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों डेल्टा v को हम यहीं रहने देंगे। अब पक्षांतर कैसे होगा? h अपॉन 4 पाई यहाँ पर लिखा था, हमने वैसे ही लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर हमने क्या किया? अब ये जो m है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यानी 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। डेल्टा x कहाँ आएगा? ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों ये सब क्या हो गया? नीचे आ गया। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं। सो दोस्तों डेल्टा v बराबर h का वैल्यू आपको दिया गया है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। दोस्तों हमेशा आपको h की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। सो 4 इंटू पाई का मान दोस्तों सभी को पता है क्या होता है? 22/7 हम जानते हैं, ठीक है। m का मान आपको दिया गया है, क्या है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 दिया गया है, इंटू। अब हम बात करते हैं डेल्टा x। दोस्तों डेल्टा x आपको किस में दिया गया? 0.01 नैनोमीटर। जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जब आप 0.01 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 10 की पावर -11
मीटर। अब नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए लोअर क्लासेस में कई बार पढ़ाया गया होगा कि नैनोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। सो दोस्तों जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 0.01 nm नैनोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁻11 मीटर। हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, रख दिया। अब दोस्तों इसको सिंपल सॉल्व करना है। पावर्स को आप ऊपर लेके जाइए, कितना आएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 6.63 × 10⁻⁻34 ऑलरेडी था, इंटू 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 10 के पावर प्लस का 31 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 11 ऊपर जाएगा तो प्लस में 11 हो जाएगा। सो दोस्तों हमने ये रख लिया, अपॉन लिखा। अब आते हैं 4 × 22/7, जो अपॉन में 7 है ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको 7 को ऊपर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहीं से, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। सो ये 7 कहाँ गया, जो बटे के बटे में होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अब यहाँ हो गया ऊपर, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 9.1 बचा हुआ था, वो लिख लिया, ये पावर ऊपर भेज दी, 1 है, 1 से आप मल्टीप्लाई करिए या ना करिए बात एक ही होती है। 10 की पावर -11 थी, ये भी हमने क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया। अब दोस्तों सिंपल इसको सॉल्व करना है। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 यहाँ 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 छंग 42 और 2 44 के 4 हासिल लगे 4, 7 छंग 42 और 4 46, ये कितना आएगा 46.41, ठीक है, इनटू। अब आते हैं गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जोड़ दीजिए 34 + 31 + 11, ये हमने कर दिया, अपॉन कर दिया। अपॉन के बाद अब देखिए ये क्या है, इनको सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आएगा, 9.1 ऑलरेडी रहेगा। अब 9.1 से 88 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। सो दोस्तों इसको वहां पर लिख लिया है, डेल्टा V इज इक्वल टू 46.41 × 10 की पावर कितनी। अब हमने क्या किया, इसको आप सॉल्व करेंगे, 31 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 31 में जब 11 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 31 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 42 से 34 आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब 42 से 34 माइनस होगा या 34 से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 10 की पावर 8 आ जाएगा। जब 42 से 34 माइनस होगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, अपॉन 88 × 9.1। डेल्टा V इज इक्वल टू 46.41 × 10 की पावर 8 अपॉन 88 × 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। सो दोस्तों जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 800.8। अब दोस्तों जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0579। कुछ इस तरीके से आपका डेल्टा V का आंसर आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, वेग में अनिश्चितता है। चाहे तो इसमें दरी बधाई वाला फॉर्मूला लगाकर इसको पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको, 5.79 लिख सकते हैं। अब जब 2 डिजिट बढ़ाएंगे तो 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 10 के पावर 6 आ जाएगा। सो आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं या चाहे तो यहाँ पर भी इसको स्किप कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और ये नेक्स्ट लेक्चर कब होगा। सो दोस्तों इस लेक्चर को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।